नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये 8th प्रैक्टिस सेट होने वाला है इसका, जो कि हम AES-PRT के लिए कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो KVS के 2018 के जो एग्जाम हुआ था वहाँ से लिए गए, तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट बैरियर्स इन इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए यहाँ पे बैरियर की बात हो रखी है। तो यहाँ पर देखिए CDP के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें हम ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है, पॉजिटिव चीज़ पूछी गई है या नेगेटिव चीज़ पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बैरियर क्या होते हैं, रुकावट होती है। तो ये क्या, यहाँ पे नेगेटिव चीज़ पूछी गई है। ठीक है, नेगेटिव चीज़ पूछी गई है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव ऑप्शन है वो हमें चुनने हैं। डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफ लर्नर। ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिक स्टेट्स, कोई ज़्यादा अमीर है कोई गरीब है। ठीक है, उसमें जो डिफरेंसेस हैं लर्नर के, तो वो क्या होगा, बैरियर होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे बैरियर यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा। जेंडर डिस्पैरिटी, देखिए पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी होता है। तो अगर ये मीनिंग नहीं पता होगा आपको इस वर्ड का तो मुश्किल हो जाएगी। तो डिस्पैरिटी ये क्या, नेगेटिव ही आ जाएगा, तो ये भी हमारे साथ ऑप्शन के साथ आएगा। कॉमन स्कूल सिस्टम, तो देखिए स्कूल सिस्टम अगर कॉमन होगा तो ये चीज़ क्या है, ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि इससे हमारे क्या है, इक्वलाइजेशन में रुकावट नहीं पैदा होगी। ठीक है, डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड में अगर डिफरेंसेस होगा तो रुकावट आ सकती है। ठीक है, इक्वलाइजेशन में। तो देखिए यहाँ पर ये भी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव कौन से हैं, A B C नहीं है और D है, तो A B D ये ऑप्शन C में आ रहा है यहाँ पे, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव ये देख लेना है सबसे पहले। इसी मेथड पे आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशली एंड इमोशनली मैच्योर पर्सन। यहाँ पर देखिए ये नॉट जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ नॉट लिखा है, नॉट नहीं होता तो ये पॉजिटिव पूछा जाता, लेकिन यहाँ पर सोशली और इमोशनली मैच्योर पर्सन के लिए नेगेटिव चीज़ क्या होगी, नहीं होगी जो। ठीक है, किन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो मैच्योर नहीं माना जाएगा। He makes conformity to social expectation his primary goal। तो देखिए मेच्योर पर्सन जो कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होगा, वो कन्फर्म करता है कि ही मेक्स कन्फॉर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशन हिज प्राइमरी गोल। तो सोसाइटी में जो चीज़ एक्सपेक्ट करी जा रही है उसको वो कन्फर्म करता है कि मैं वही चीज़ करूँ, वही उसका प्राइमरी गोल है कि जो सोसाइटी में लोग चाह रहे हैं वही मैं करूँ, उस चीज़ को कन्फर्म करता है। ठीक है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को कन्फर्म करता है वो, तो वो एक इमोशनली और सोशली मैच्योर पर्सन नहीं माना जाएगा। तो आंसर हमारा यही है। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन पहले में इसलिए दे रखा है कि कोई गलती से अगर नॉट नहीं पढ़ता है तो वो पॉजिटिव चीज़ ढूंढेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसी को लगा देगा। ठीक है, और इसको, इस ऑप्शन को मतलब मिस कर देगा। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया, अगर नॉट नहीं देखता तो वो क्या ढूंढता, वो पॉजिटिव चीज़ ढूंढता और इस वाले ऑप्शन को स्किप कर देता। ठीक है, वैसे हमारा आंसर यही है। ऑप्शन और देखते हैं, ही इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जो एंजाइटी से फ्री होगा वो क्या होगा, सोशली मैच्योर होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ही इज केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, कंट्रोल जिसमें होगा वो मैच्योर माना जाएगा। ही हैज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, तो लाइफ के लिए पॉजिटिव आउटलुक है, पॉजिटिव अप्रोच है, तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव ऑप्शन हमें चुनना था, जो कि ऑप्शन पहला वाला होगा। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको, नॉट लिखा है ये मिस हो जाता है ज़्यादातर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड एज अ रोल ऑफ द टीचर इन टीचिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कैन नॉट लिखा है, ये नॉट को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, इसमें से व्हाट कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड एज अ रोल ऑफ टीचर, टीचर का इनमें से क्या रोल नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे। क्रिएटिंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, तो देखिए टीचर खुद प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या नॉट लिखा है, तो नेगेटिव देखना है, तो ये तो नेगेटिव है। और ऑप्शन देख लेते हैं, असिस्ट स्टूडेंट इन परसीविंग, डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग प्रॉब्लम, तो स्टूडेंट को असिस्ट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। असिस्ट स्टूडेंट इन फाइंडिंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए असिस्ट करा जा रहा है, यहाँ पे उसे डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए करा जा रहा है। असिस्ट मतलब क्या है, उनकी हेल्प करी जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्रिएट फियर फ्री एटमॉस्फेयर इन द क्लास, क्लास में फियर फ्री एटमॉस्फेयर होगा, तो ये भी क्या है,
एक टीचर होने के लिए पॉजिटिव बात है। यहाँ पर क्या नॉट पूछा, नेगेटिव बात पूछी गई है जो नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या ऑप्शन ए है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन अगर आपने नॉट मिस कर दिया तो इनमें से चांसेस हैं इनमें से कोई ना कोई आप ऑप्शन लगा देंगे, और नहीं भी लगाएंगे तो बहुत देर तक फंसे रहेंगे इन ऑप्शंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये नॉट को ढूंढना है आपको। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान इज नॉट बेस्ड ऑन द आइडिया। यहाँ पे भी देखिए नॉट लगा हुआ है, सारे क्वेश्चन में लगभग यहाँ पे नॉट आया है, ध्यान रखना इसका। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन का मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है हमको अपने प्लान बनाने हैं, एजुकेशन प्लान जो है। ठीक है, तो इनमें से किस चीज़ पर वो बेस नहीं है। ठीक है, नॉट यानी कि क्या है, नेगेटिव हमको स्टेटमेंट देखना है। करंट स्ट्रेंथ्स ऑफ द लर्नर, तो उसकी स्ट्रेंथ की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल गोल्स टू बी अचीव्ड, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको हटाएंगे नहीं। यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, कोऑपरेटिव मतलब क्या, एक दूसरे की मदद करने वाली। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, तो जब भी हम चिल्ड्रन को सेपरेट करेंगे हम क्या इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को क्या एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो किया जाता है एजुकेशन में। ठीक है, इंक्लूसिव यानी सब एक साथ रहेंगे, अलग अलग उनकी एबिलिटी होगी तब भी वो साथ रहेंगे। तो जहाँ पे सेपरेटिंग वाली बात होगी तो ये नेगेटिव बात होगी। यहाँ पे नॉट पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नॉट अ मेजर कंसर्न ऑफ द स्कूल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है नॉट लिखा हुआ है, तो क्या बहुत ज़्यादा ही सोचने के विषय नहीं है, मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। नॉट लिखा है तो किस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, नेगेटिव एस्पेक्ट देखना है हमको। ऑफ द स्कूल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, चाइल्ड लैंग्वेज कॉम्पिटेंस मतलब जब कॉम्पिटेंस का मतलब होता है किस तरीके से यूज़ करनी है आपको एवरीडे लाइफ में। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस की जब बात आती है तो क्या चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होती है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो नेगेटिव हमें ऑप्शन देखना है। इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिकुलेशन एंड लिटरेसी, तो आर्टिकुलेशन होता है किस तरीके से आप अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। एनहांसिंग वोकैबुलरी क्वांटम, तो वोकैब बढ़ाना सिर्फ लैंग्वेज सीखने कॉम्पिटेंसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो ये एक नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज, लैंग्वेज का यूज करना ये पॉजिटिव होगा, ये तो जरूरी है। टू थिंक एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, तो कम्युनिकेशन के लिए ही हम लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी चाहते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ऑप्शन देखते हैं अगर, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा वोकैब बढ़ाने वाला जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा इसका। What type of efforts are needed to be made in learning of mathematics in early primary years up to class 4th, तो प्राइमरी लेवल पर मैथ्स पढ़ाने के लिए किस तरह के एफर्ट्स ज़रूरी हैं। ठीक है, नॉट नहीं लगा यहाँ पे, इसीलिए पॉजिटिव हमें चीज़ें देखनी है इसमें। डायग्नोजिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, डायग्नोसिंग का मतलब होता है कमियां निकालना बच्चे की, जो मतलब जो जो उसको डिफिकल्टी हो रही है उनका पता लगाना, क्या क्या दिक्कतें उसको हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। प्रोवाइडिंग एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, एनरिचमेंट प्रोग्राम जो होता है वो होता है आपका हाई लेवल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, किसी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर चीज़ में अगर मास्टरी हासिल करनी है तब ये यूज़ करते हैं, तो प्राइमरी लेवल के लिए ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। कंप्लीटिंग द कोर्स, तो देखिए कभी भी कोर्स कंप्लीट कराना प्राइमरी लेवल टीचिंग में ये इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। ठीक है, इंश्योरिंग रेगुलरिटी अटेंडेंस, तो अटेंडेंस से तो कोई पढ़ाई का लेना देना नहीं है, खाली अटेंडेंस से ही पढ़ाई नहीं होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से हम देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्राइमरी लेवल पे आपको ये देखना है बच्चों को क्या क्या दिक्कत हो रही है, उन्हें डायग्नोस करके उनको रेक्टिफाई करना है हमको। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इनमें से क्या चीज़ है जो हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की मदद से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉट लिखा है, तो ट्यूटोरियल होता है आपका किसी भी कोई भी हमारी मशीन वगैरह की वर्किंग है उसको कंप्यूटर पे हम दिखा सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, एनिमेशन की मदद से किस तरीके से ये वर्क करती है, तो ये हमारा आसानी से हो सकता है कंप्यूटर में। ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, तो प्रैक्टिस सेशन भी कंप्यूटर पे कराए जा सकते हैं, जैसे कि स्पीड टेस्ट वगैरह हम देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। मॉडलिंग, देखिए मॉडलिंग कंप्यूटर पे नहीं करी जा सकती है। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, मॉडल का यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, किसी का भी वर्किंग मॉडल हो सकता है या नॉन वर्किंग मॉडल हो सकता है, ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए होता है, तो किसी चीज़ को करके दिखाना। ठीक है,
वो उसका डेमो बना देते हैं जो, ठीक है। तो वो जो है मॉडल वाला काम जो है वो हमारा कंप्यूटर पे नहीं हो सकता, मॉडल उसका फिजिकल मॉडल होना ज़रूरी है, इसीलिए ये जो है कंप्यूटर पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन और ड्रंक कंक्लूजन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको पता है पाई चार्ट वगैरह उनका यूज़ होता है, ठीक है। तो इससे किसी चीज़ को समझाते हैं तो ये कंप्यूटर पे हो सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्या चीज़ नहीं हो पाएगी, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी मॉडलिंग कंप्यूटर पे नहीं हो पाएगी, बाकी सब हो जाएंगे, ठीक है। अ स्कूल करिकुलम कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, स्कूल करिकुलम बेस्ट कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कंप्लीट एरे ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडी, तो सिर्फ कोर्स ऑफ स्टडी को करिकुलम नहीं कहते हैं, ठीक है। इसमें बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती हैं, ठीक है। तो खाली कोर्स जो होगा वो हमारा क्या है, ये गलत हो जाएगा। ऑल द मटेरियल्स यूज टू फर्दर पीपल्स एक्टिविटीज़, ठीक है। तो खाली उसकी एक्टिविटी बढ़ाना ही हमारा करिकुलम का काम नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंसेस इन स्कूल, तो पूरा सेट ऑफ ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस, तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिससे उसके एक्सपीरियंसेस बढ़े, एक्सपीरियंस करके एक्टिविटी के थ्रू ही वो लर्न करेगा, ठीक है। तो कंप्लीट सेट होगा, उसमें आपका स्कूल वाली जो पढ़ाई है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों मिक्स होंगी, ठीक है। तो कंप्लीट सेट हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंसेस का स्कूल में, इसी को स्कूल करिकुलम कहते हैं। सम टोटल ऑफ नॉलेज टू बी प्रोवाइडेड, तो खाली नॉलेज प्रोवाइड करना ही स्कूल करिकुलम का काम नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ अ मल्टी लेवल सिचुएशन इज, तो देखिए मल्टी लेवल सिचुएशन क्या होता है, मल्टी लेवल लैंग्वेज लर्निंग जब करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो टीचर क्या है, एक लेवल पे, मान लीजिए एक लेवल पे उसने ऐसे लेवल से पढ़ा दिया जिससे क्या है मोस्टली सभी बच्चों को समझ आ जाएगा, लेकिन किसी स्टूडेंट की जो IQ है या समझने की वो है वो कम है, ठीक है, किसी की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके दिमाग में, ज़्यादा वाले के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो पूछ सकता है टीचर से, कम वाले को वही समझ नहीं आया है तो वो पूछ सकता है। तो टीचर को इनके जो ज़्यादा समझने वाला है, ज़्यादा लेवल वाला स्टूडेंट है, उसको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, कम लेवल वाले को अलग तरीके से, तो ये क्या है मल्टी लेवल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या इशू आता है, प्रॉब्लम क्या आती है वो बताना है, तो नेगेटिव पॉइंट बताना है। सीकिंग कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स, तो कोऑपरेशन क्या है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से साथ मिलकर रहना, सीखना, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो ये तो इशू नहीं होगा इसका, ठीक है। क्लास साइज एक्सीडिंग 30, तो क्लास साइज का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। एड्रेसिंग अरेंजिंग अप्रोप्रिएट TLM, तो TLM भी अरेंज हो जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्रेसिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट लेवल स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स साइमल्टेनियसली, तो एक साथ अलग अलग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के, अलग अलग स्टूडेंट्स का जो लेवल है उनके लिए अलग अलग आपकी नॉलेज होनी चाहिए, उनको एड्रेस करना, ठीक है। यही क्या है सबसे बड़ी डिफिकल्टी हो सकती है मल्टी लेवल सिचुएशन में, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स हैं, सबका ध्यान रखना है, सबको समझाना है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली आपको इनको अलग समझाना पड़ेगा, इनको अलग समझाना पड़ेगा, ज़्यादा लेवल वाले को, कम लेवल वाले को, तो यही क्या है सबसे बड़ा इशू हो जाएगा मल्टी लेवल सिचुएशन का। अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड टेक्स अ फेवरेट बुक एंड रीटेल्स द स्टोरी ऑफन बाय यूजिंग पिक्चर्स एज क्यू, तो बच्चा क्या कर रहा है, स्टोरी बता रहा है और वहाँ पर क्या है फोटो देख लेता है, वो इस फोटो में क्या हो रहा है, तो अभी ये हो रहा होगा, उसके बाद आगे की फोटो देखता है तो उसमें ये हो रहा होगा, तो उससे क्या है, उससे मदद लेके वो कहानी बता रहा है, ठीक है, अपनी फेवरेट बुक से, ठीक है। तो ये किस चीज़ का, एट व्हाट प्रोसेस स्टेज कंपोनेंट डज ही शी डेमोन्स्ट्रेट, तो वो किस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, किस प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को क्या है, खाली अगर पढ़ने वाली किताब दे दी जाए तो शब्दों से वो उतनी देर तक फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो पढ़ नहीं पाते हैं वो क्या है, पिक्चर्स की मदद से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसका जिस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी समरी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस हो रही है। नैरेटिव क्या होता है, तो नरेशन में ये होता है कि आपको क्या करना होता है, सिर्फ बोल के पूरी कहानी सुना देते हैं, ठीक है। तो ये बोल के जो कहानी सुनाते हैं वो नरेशन हो जाता है। सिंटैक्टिक अवेयरनेस क्या होती है, इसमें क्या होता है, सिंटैक्स यानी कि वर्ड्स को आपको मॉडिफाई करना आना चाहिए, यानी कि आपको पता है कि वेरी गुड बोलते हैं, ठीक है, गुड वेरी नहीं बोलेंगे, तो इनका ऑर्डर की आपके पास अवेयरनेस है, ठीक है। तो इस चीज़ को सिंटैक्टिक अवेयरनेस कहा जाता है। एमरजेंट रीडिंग क्या होती है, ये आपका इसका आंसर है। एमरजेंट रीडिंग होती है जब क्या है, आपके पास इतना फोकस नहीं है आप पूरी किताब पढ़ सकें, इसलिए आप क्या करते हैं, उसका जस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, उसके फोटो देख के, फोटोज़ की मदद से जब आप
उसकी क्या है पूरी समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों के साथ ये होता है, बच्चे क्या है फोटो देख के समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कोई कौवे वौवे वाली कहानी होती है, तो फोटो देख के वो समझ जाते हैं, उनका इंटरेस्ट बन जाता है कि यहाँ पर उन्होंने जाल बिछाया, फिर वो पानी वानी डाला, ये सब मटके के अंदर पत्थर वत्थर डालने वाली कहानी जो होती है, तो फोटो देख के उनका इंटरेस्ट बनता है, उसी से वो कहानी पूरी समझ लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस यहीं पे यही सेम प्रोसेस हुई है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या होता है, फोनो जहाँ पर आ जाता है तो यानी साउंड से रिलेटेड अवेयरनेस है इसकी, ठीक है। तो साउंड से अवेयरनेस क्या मतलब है यहाँ पे, तो जैसे हम यूज़ करते हैं बोलते टाइम राइम स्कीम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो राइम स्कीम यूज़ करते हैं, शायरी वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव साउंड करती है, ठीक है। किस पे आपको ज़्यादा साउंड पे वो देना है, फोर्स देना है, ठीक है। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आपकी साउंड से रिलेटेड अवेयरनेस होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप किस तरीके से बेहतर साउंड करेंगे, ठीक है। अ टीचर वुड बिकम मोर इफेक्टिव इफ, तो टीचर मोर इफेक्टिव कब बन जाएगा, ही शी यूजेस गुड इंस्ट्रक्शनल एड्स, तो इंस्ट्रक्शन अच्छे देगा तो बन जाएगा। ही शी हेल्प स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन आस्क करने में वो मदद करेगा। ही शी हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव मास्टरी लर्निंग, तो लर्निंग की मास्टरी बच्चों को दे देगा वो, ठीक है। स्टूडेंट्स स्कोर हाई मार्क्स, तो देखिए मार्क्स के बारे में तो टीचिंग का कभी जिक्र नहीं होगा, ठीक है। खाली मार्क्स की बात होगी तो वो नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा, यहाँ हमें पॉजिटिव पॉइंट देखना है, इफेक्टिव बताना है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है इसमें बताया गया है ही शी हेल्प स्टूडेंट टू अचीव मास्टरी लर्निंग, तो जब मास्टरी लर्निंग हो जाएगी तो उसमें ये दोनों जो पॉइंट्स हैं अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि अगर मास्टरी तभी होगी जब वो अच्छे से इंस्ट्रक्शन भी देगा और क्या है क्वेश्चन पूछने की उन्हें आज़ादी देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जब पूछेंगे उनके सारे डाउट्स क्लियर होंगे तभी वो लर्निंग में क्या है मास्टरी ले पाएंगे, पूरी तरह से लर्न कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल मैच्योरिटी इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, सोशल मैच्योरिटी कब किस चीज़ से कैरेक्टराइज करी जाती है, तो पॉजिटिव पॉइंट देखने इसमें। एबिलिटी टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आप दोस्त जीत रहे हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो सोशल मैच्योरिटी कही जाएगी। अ हाई लेवल ऑफ पर्सनल एडजस्टमेंट, तो देखिए पर्सनल एडजस्टमेंट तो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, ठीक है, तो ये सोशल मैच्योरिटी में नहीं आएगा। अ हाई डिग्री ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, तो सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसके हिसाब से आप कर रहे हैं, लोगों में घुल मिल जा रहे हैं आप, ठीक है। सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है जो लोग दूसरों के संग घुल मिल जाता है अच्छे से, उसे सोशल कॉम्पिटेंस कहते हैं, ठीक है। अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड्स एंड पर्पस विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर, तो देखिए ऑप्शन देखती है तो ये ऑप्शन डी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। इंटीग्रेशन होता है मिलना, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड्स एंड पर्पस विद दोज ऑफ सोशल ऑर्डर, तो सोशल ऑर्डर होता है जो समाज में सही माना जाता है समाज के हिसाब से। अगर आपकी नीड्स और पर्पस जो हैं वो समाज के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट माने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है उसी हिसाब से, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, सोशल मैच्योरिटी बोलेंगे। सोशली आप जो है समाज से, समाज जो चीज़ सही समझता है या समाज में जो चीज़ सही मानी जाती है, आपकी जो नीड्स हैं और पर्पस लाइफ के हैं वो सब उसी हिसाब से चल रहे हैं, तो ये क्या इन दोनों को जो इंटीग्रेशन होगा, इनका जो मिलाव होगा, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सोशल मैच्योरिटी कहेंगे। तो इन ऑप्शंस में से यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मैच द टू सेट्स, तो यहाँ पर इन सेट को मैच करना है। यहाँ पर ये पियाजे की आपकी दे रखी हैं स्टेजेस और यहाँ उनकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंसरी मोटर जो होता है पहली स्टेज होती है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो पहले का दूसरा इसमें है, इसमें भी है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, ठीक है। अब देखिए ये इन्फेंसी होता है, ये अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये लेटर चाइल्डहुड होता है, ये एडोलेसेंस होता है, ठीक है। तो देखिए बी का थर्ड दे रखा है इसमें भी, तो इसका मतलब ये तो सीधी सी बात है, इसका तो यही होने वाला है, ईगोसेंट्रिज्म। सी का फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, तो सी का देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ये मैंने याद करवाया था आपको। एल से लॉजिकल, एल से लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग वैसे भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एडोलेसेंस में स्टार्ट होती है, तो ये फर्स्ट का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सीधे सीधे क्या होगा, रिवर्सिबल थिंकिंग क्या हो जाएगा आपका, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाएगा। और इसका तो डी का फोर्थ, डी फोर्थ है ये, ठीक है। तो डी का फोर्थ, फर्स्ट सी का फर्स्ट, तो ये
डी का फर्स्ट नहीं होगा, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट नज़र आ रहा है इसमें। तो इससे क्या आंसर आ रहे हैं, सेंसरी मोटर ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्री ऑपरेशनल अर्ली चाइल्डहुड का क्या है, ये ईगो सेंट्रिज्म हो जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का रिवर्सिबल थिंकिंग, ठीक है। और फॉर्मल ऑपरेशनल का डिडक्टिव रीजनिंग। अगर आपको ये सब समझने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस का एक वीडियो है, उसको आप देखिएगा। ये सारी की सारी स्टेजेस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ईजिली समझ जाएंगे आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन द डेवलपमेंट। हेरिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे? तो देखिए हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट में। अगर देखिए, अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं उनमें मदर और फादर दोनों की अगर हाइट कम है तो ये 100% चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बच्चा होगा उसकी भी हाइट क्या है, कम ही रहेगी, ठीक है, उसकी भी हाइट कम ही रहेगी। इसीलिए हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी विल गो, इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो। It is a prime determinant of how far we will go. It is a prime determinant of how far we can go. तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। केवीएस के आंसर की में भी यही आंसर दे रखा था, इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, ठीक है। तो कितनी दूर हम जा सकते हैं इसका यही डिटरमाइन करता है हेरिडिटी, ठीक है। तो डेवलपमेंट में अगर हाइट वाला एग्जांपल दिया है मैंने इसी तरह, तो डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा हद तक हेरिडिटी इफेक्ट करती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लगिंग दैम इज डन थ्रू। तो आइडेंटिफाई करना लर्निंग गैप्स, क्या गैप रह गए हैं बच्चे के सीखने में, उसको आइडेंटिफाई करना और उनको प्लग करना। प्लग करना मतलब क्या होता है, उनको पता करके उनको ठीक करना उन गैप्स को, ठीक है। गैप मतलब क्या है, जो कमी रह गई उसको पूरा कर देना। तो ये किसके थ्रू किया जाता है, टीम टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग या रीटीचिंग। तो ये रेमेडियल टीचिंग होती है, रेमेडियल क्लासेस लगती होंगी, ठीक है, स्कूल के बाद में। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है, टीचिंग के बाद जो टीचर होता है वो देखता, अपनी टीचिंग को बेहतर करने के लिए बच्चों से क्या है फीडबैक लेता है, ठीक है, बच्चों से फीडबैक लेता है या फिर खुद ही देखता है कि कितने बच्चों ने का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है। ये सब देख के वो अपनी टीचिंग को बेहतर करने के लिए जो टीचिंग करता है उसे रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहा जाता है, ठीक है। यू हैव एडमिनिस्टर्ड अ टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स टू क्लास 5th, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन दैट। You have to construct and administer another test. Which test would you prefer? तो आपने अगर टेस्ट लिया क्लास 5th का मैथ्स का, तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है, फेल हो गए हैं। You have to construct and administer another test. आपको एक और टेस्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या, कौन सा टेस्ट करेंगे आप अभी, समेटिव टेस्ट, मास्टरी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर फॉर्मेटिव टेस्ट। तो देखिए आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो आप ये टेस्ट करना चाहेंगे कि वो किस चीज़ में उन्हें दिक्कत हो रही है। डायग्नोस करके जैसे डॉक्टर बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसी तरह आप डॉक्टर की तरह बताएंगे स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे आप। इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिम्बॉलिक स्टिमुली इज प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ। तो देखिए स्टिमुलस क्या होता है, ये स्टिमुलस का प्लूरल होता है स्टिमुली। तो देखिए स्टिमुलस होता है एक और एक होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो किसी कॉज की वजह से, जो आप कोई भी कारण जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स देते हैं, उस चीज़ को हम स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टिमुलस के लिए अगर आप इमोशनल रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो किसका रिजल्ट है, ठीक है। तो देखिए इमोशनल जो भी हम काम करते हैं वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो क्या है, वो हमारी लर्निंग को बताता है, ठीक है। हम इमोशनली रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप सही सीख रहे हैं, गलत सीख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। इसीलिए इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो लर्निंग का हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। जनरलाइज्ड व्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑट टू बी पोजेस्ड बाय वुमेन एंड मैन कॉन्स्टिट्यूट। तो एक जनरलाइज्ड व्यू जब हम रखते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का, मैन या वुमेन के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, जैसे कि ऐसे कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं या फिर वुमेन अच्छे ड्राइवर नहीं होती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम एक कैटेगरी में बांध देते हैं इस चीज़ को, ठीक है, मैन या जेंडर स्पेसिफिक। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, जेंडर रोल्स, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर डिस्पैरिटी या जेंडर स्टीरियोटाइप। तो इसको जेंडर स्टीरियोटाइप कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी। द बेस्ट वे टू हैंडल अ रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टूडेंट वुड बी। तो स्टूडेंट ने कोई गलत जवाब दिया है तो उसको हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा, टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इन डिटेल अगेन।
सब्जेक्ट को दोबारा से डिटेल में समझा देना। टू टेल द स्टूडेंट दैट योर आंसर इज रॉन्ग, उससे कह देना कि आपका आंसर गलत है। तो ये तो सीधे सीधे कह देना, तो ये सही आंसर नहीं होगा। इसको देखेंगे अभी हम। टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, तो एक ने सही आंसर नहीं दिया तो आप दूसरे स्टूडेंट से नहीं पूछने लग जाएंगे कि तुम बता दो इसका आंसर, तो ये सही तरीका नहीं है। ऑप्शन ये सी गलत हो जाएगा। टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस टू गिव द आंसर, तो आपने एक्सप्लेन करा उसके बाद उससे फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछो, तो ये सही लग रहा है ऑप्शन। ऑप्शन डी, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन में से एमसीक्यू जो सिस्टम होता है इसमें से आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढना होता है, ठीक है। तो इन चारों में से ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, तो माइक्रो टीचिंग किस तरह की टेक्निक होती है? टीचिंग स्मॉल साइज्ड क्लास, तो देखिए माइक्रो नाम से ये आपको लग सकता है कि स्मॉल क्लास में पढ़ाना, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। टीचिंग इन अ सिमुलेटेड कंडीशन, तो सिमुलेटेड कंडीशन का मतलब होता है एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन में पढ़ाने के देखना, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अ टीचर इन अ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रो टीचिंग जो है वो टीचर को और अच्छी तरह पढ़ाने के लिए ट्रेन किया जाता है, टीचर ट्रेनिंग में ये काम आती है। तो टीचर को किसी भी पर्टिकुलर स्किल में प्रॉब्लम है तो उसको सिखाने के लिए ये चीज़ करी जाती है। जैसे कि अगर किसी जो पुराने ज़माने के टीचर है उनको कंप्यूटर से को चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता है, पीपीटी वगैरह चलाना नहीं आता है, तो उनको उसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी माइक्रो टीचिंग कराई जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ये वाला तो नहीं है, स्मॉल साइज क्लास को पढ़ाना ये तो नहीं होता है, ठीक है, इससे नाम से लग सकता है आपको। टीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, तो ये भी नहीं है, ठीक है। आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं आप। इसमें क्या है, हमने AES PRT के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कंपाइल कर दिए हैं एक ही वीडियो में, तो इससे आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और इससे पता चल जाएगा आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अभी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको CDP के और टॉपिक्स देखने हैं, AES PRT की टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपको प्रॉब्लम है तो ये वीडियो देख सकते हैं आप। इसमें क्या है, आपको सारे के ये प्लेलिस्ट यहाँ पे कंपाइल कर देंगे, तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी पे जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। AES PRT की तैयारी करने के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए डेली क्लासेस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।